हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। इक्विपोटेंशियल, ध्यान से देखना। इक्यू और पोटेंशियल, इक्यू का मतलब होता है इक्वल और पोटेंशियल एक ऐसी सरफेस, बहुत ध्यान से सुनना, एक ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम हो। लाइन सुन पाई है? एक ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम हो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डेफिनेशन क्या बन गई? द सरफेस which has equal potential, the surface which has equal potential at all its points is called equipotential surface। सुन लिया है आपने? अच्छा, पिछले लेक्चर में हम एक बात सीख चुके हैं कि अगर फील्ड होता है तो पोटेंशियल होता है। कहां से सीखा था? पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। अगर फील्ड होगा तो पोटेंशियल का चेंज भी होगा जगह के साथ साथ। तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन आई थिंक लिख चुके हैं आप। अब मैं बात कर रहा हूं कैसी बनती है, किस तरीके से इसको देखते हैं। तो कुछ एक दो सरफेस में आपको बना के दिखाता हूं, आपको कुछ आइडिया लगेगा। पिछले लेक्चर के लास्ट में एक पंच लाइन बनी थी हमारे पास, वो ये थी कि फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने पर, याद रखना, याद पंच लाइन बनी थी लास्ट टाइम पर, फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने पर पोटेंशियल चेंज नहीं होता। दो पॉइंट्स दिए थे सी और डी मैंने पिछले लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में। तो हमने क्या सीखा था? फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक सरफेस बना दूं तो क्या वो सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई है? लाइन बहुत जरूरी थी, सुन पाई आपने क्या? कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसकी सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम हो। और वो सरफेस हुई कैसी? वो सरफेस हुई जो फील्ड के परपेंडिकुलर हो। अगर फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो उस पर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जरा एग्जांपल की फॉर्म में देखिएगा, एक दो एग्जांपल से हम सीखेंगे। मान लीजिएगा ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है, आप समझते हैं ये यूनिफॉर्म फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? एक्स एक्सिस में है। अब मैं बता रहा हूं आपको, अगर मैं वाई डायरेक्शन में चलना शुरू करूं, ये किस तरफ है? फील्ड है ई, और किस तरफ है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर मैं वाई डायरेक्शन में चलना शुरू करूं तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। अगर जेड में चलना शुरू करूं तो भी तो नहीं चेंज होगा, वो भी तो परपेंडिकुलर है इसके। तो वाई और जेड दो डायरेक्शंस ऐसी हो गई जिनमें चलने पर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। और वाई और जेड दो डायरेक्शन मिलकर क्या एक प्लेन बना देती हैं। और वो प्लेन कौन सा हो गया है? वाई जेड प्लेन। क्या वो प्लेन इस तरीके का हो गया? ये रहा वो प्लेन। इस प्लेन पर पोटेंशियल सेम होगा और इस प्लेन को ही हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई थिंक बात आप समझ पाए हैं इतनी। इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई बहुत खतरनाक सी बात नहीं है। अब ये कुछ लोग याद कर लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है। अब मैंने ये बना दी इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एग्जांपल। क्या ये आपको एक प्लेन दिखाई दे गया है? ये प्लेन रखा किसमें है? वाई जेड प्लेन में रखा है। क्या ऐसे ही हम बहुत सारे प्लेन्स बना सकते हैं? हमने एक और प्लेन बना दिया। थोड़ा सा अच्छा बनाइएगा। क्या ये जो प्लेन्स बने हुए हैं, ये प्लेन्स हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए? क्यों हो गए? बिकॉज फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। आई थिंक इतनी बात आप सीख गए। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। ये दोनों क्या है हमारे पास? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इनको हम क्या बोलते हैं? ये दोनों क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसी बनी? प्लेन्स बने। और प्लेन कैसे हैं? फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये हमने एक फील्ड, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना ली है। अब दूसरी बात, हम दूसरे तरीके से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। एक बार और देखना, बहुत जल्दी से छोटी छोटी बातें हैं। ये एक चार्ज रखा है Q। अब मैं बोल रहा हूं इस चार्ज के लिए हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है का मतलब है कि वो पॉइंट्स को ढूंढना है जहां पर पोटेंशियल सेम हो। किसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद था, V इज इक्वल टू के
Q अपॉन R। यानी कि डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल कम होता है। अगर मैं आपसे बोलूं इस चार्ज से R1 डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, कहां पर, इस चार्ज से R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, वहां पर कुछ पोटेंशियल होगा, मान लिया V1 पोटेंशियल होगा वहां पर। क्या R1 डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पर पोटेंशियल V1 ही होगा? डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल सेम होगा। अब R1 डिस्टेंस पर मैं कितने पॉइंट्स ले सकता हूं? क्या बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स बन जाएंगे। ये एक पॉइंट चार्ज है, ये रहा, इससे R1 डिस्टेंस पर ये पॉइंट भी है, ये भी है, क्या बाहर भी है, इधर भी R1 डिस्टेंस पर पॉइंट ले सकते हैं। और अगर चारों तरफ R1 डिस्टेंस पर पॉइंट्स ले सकते हैं तो इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे तो क्या एक स्फेरिकल सरफेस बन जाएगी। और वही स्फेरिकल सरफेस इसके लिए क्या होगी? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूं एक सुंदर सी स्फेरिकल सरफेस। आई थिंक आप समझ गए हैं। ये एक स्फेरिकल सरफेस होगी जो कितनी डिस्टेंस पर है, इससे R1 डिस्टेंस पर है। क्या इसी तरीके से किसी और डिस्टेंस की बात करेंगे? क्या R2 डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो R2 डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को भी मिलाकर एक हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। ये किस डिस्टेंस पर है? R2 डिस्टेंस पर है। अच्छा बताइए किस जगह पर पोटेंशियल कम होगा? हिसाब लगा सकते हैं आप, डिस्टेंस बढ़ गई है ये वाली। चलिए R1 हो गया, R2 हो गया। ऐसे ही हम क्या बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाती। सरफेस है कैसी? क्या ये सर्कल्स हैं? सिर्फ ये सर्कल्स नहीं है, ये क्या है? स्फेरिकल शेल्स हैं। तो हम मैं बोलूंगा कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है? तो आपका जवाब होगा एक नंबर में कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक जानते हैं, इनका सेंटर एक ही है और वो है क्या? स्फेरिकल शेल्स। कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। ये किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए। तो क्वेश्चन हुआ फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है? तो आपका जवाब होगा कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। अब पूछेगा कोई फॉर ए यूनिफॉर्म फील्ड कैसी होती है? तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कैसी होती है? प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड। प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सुन लिया? इसी में एक लाइन ऐड कर दूंगा, समझाऊंगा थोड़ी देर बाद कि इन प्लेन्स की डिस्टेंस सेम होती है। थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट है। इन प्लेन्स की डिस्टेंस हम कैसी रख सकते हैं? सेम। अगर, चलिए बाद में आता हूं थोड़ी देर बाद। इतना आप सीख गए हैं। तो हमने दो बातें जरूरी सीख ली हैं कि फील्ड के परपेंडिकुलर होती। जरा बताना, फील्ड के परपेंडिकुलर होती, बात यहां जस्टिफाइड है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से होगा फील्ड। अब एक बात मेरी सुनना, सेंटर से सरफेस पर पहुंचने वाली लाइन, सेंटर से सरफेस पर पहुंचने वाली लाइन क्या परपेंडिकुलर होती है? बचपन की ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है कि यहां पर स्ट्राइक करेगी तो कैसे स्ट्राइक करेगी? परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी। शायद पता होगा रेडियस जो है टेंजेंट की कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारी क्या बन गई है? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन आपने लिख ली है। आई होप द सरफेस विच हैज इक्वल पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स। हटा रहा हूं इसको मैं। ये यूनिफॉर्म फील्ड वाला जरा याद रखना अच्छे से, ताकि ये जरूरी है आपके लिए। आपका होमवर्क है, आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाएंगे। किसी डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, ठीक है? तब तक मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बात कर रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज बात करते हैं। नंबर 1 बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी है। क्या कहती है? सुनना ध्यान से। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करने का वर्क डन 0 होता है। सुन पाया किसी ने? द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अब जरा इसको समझते हैं क्या हुआ।
मान लीजिएगा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लिया। अच्छा, आप में से कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप सबसे। ये क्या है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैंने मान लिया है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपसे पूछ ये रहा हूं, मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और कुछ लोगों ने सही आंसर दिया भी है, इन दोनों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दोनों पॉइंट्स कहां पर हैं? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है। इसका मतलब ही क्या था कि सभी पॉइंट पर सेम पोटेंशियल। अगर यहां पर 10 वोल्ट पोटेंशियल है तो यहां भी कितना होगा? 10 वोल्ट पोटेंशियल। तो डिफरेंस कितना हुआ? 0। तो प्रॉपर्टी तो एक हमारे पास ये भी बन गई है, ये बच्चों वाली प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के सभी पॉइंट्स या किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ये बहुत छोटी सी बात है, आपको पता है, आप समझ भी सकते हैं। तो अब मेरी पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैं पहली प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। मतलब क्या हुआ? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को मूव करने में वर्क करना नहीं पड़ता। और इस बात को हम प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं? जरा देखना, बहुत छोटा सा। किसी चार्ज को मूव करने का वर्क डन आप कैसे निकालते हैं? मूव करने वर्क निकालते हैं W = Q डेल्टा V। शायद सबको रटा है, तो गोल्डन फॉर्मूला था, W = Q डेल्टा V। डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं इसी सरफेस की बात करता हूं। मान लिया मैं एक चार्ज को A से B लेकर गया। कहां लेकर गया? A से B लेकर गया और मुझसे वर्क डन पूछा गया। तो मैंने क्या किया? Q डेल्टा V फॉर्मूला लगाया। Q था वो चार्ज जिसको मूव करना है, डेल्टा V का मतलब था फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। और अभी अभी मैंने बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं, दोनों 10-10 वोल्ट के, तभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। और अगर ऐसा है तो ये वर्क डन कितना हो गया है? 0। समझ गए इतनी बात? तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया है, मैं इसको इरेज करके दूसरा लिखूंगा। तो पहले सुन लिया, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। आराम। दूसरा है, बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते। ये भाई ऐसा सुन के आपको फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी याद आती होगी, लेकिन दोनों की एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? दोनों की एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा सुनना। मान लीजिएगा कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सरफेस समझते हैं ना आप, सरफेस है, और इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल कुछ 10 वोल्ट का है। कितना है? 10 वोल्ट का है। यानी कि इसमें चाहे मैं कोई सा भी पॉइंट पकड़ लूं, उस पर पोटेंशियल मुझे 10 वोल्ट का मिलेगा। और मैं उल्टा रूल फॉलो कर रहा हूं। मान लिया एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने मान ली, हालांकि ऐसी होती नहीं है, अब बता रहा हूं क्यों, इसी बात को प्रूफ करेंगे। ये एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस मान ली, इस पूरी सरफेस के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल मान लिया कितना है? 20 वोल्ट है। अगर सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब जरा देखना, अगर ये बाई चांस एक दूसरे को क्रॉस कर गई, एक दूसरे से कट कर गई, अगर कट करी होंगी तो क्या इनके कुछ पॉइंट्स आपस में कॉमन हो गए होंगे? देख लेना, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ये कट कर गई, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं जो कॉमन हो गए हैं, जो दोनों सरफेसेस पर आ गए। आई थिंक इतनी बात आप देख पा रहे हैं इसमें। अगर कुछ पॉइंट्स कॉमन हो गए, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये वाले पॉइंट्स,
ये पॉइंट कॉमन हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहां पर पोटेंशियल होना चाहिए 20 वोल्ट, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहां पर होना चाहिए 10 वोल्ट। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है एक ही पोटेंशियल की वैल्यू होगी पूरी सरफेस पर, और कट करने पर कितनी वैल्यूज हो जा रही हैं? 2 वैल्यूज हो जा रही हैं। और अगर 2 वैल्यूज हो जा रही हैं इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सुना, क्यों पॉसिबल नहीं है? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल के बाद सरफेस लगाना भूल गए हैं हम। सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज if they do so, then at the points of intersection there will be two values of potential. I hope आप लिख पाएंगे। because at the points of intersection, आप क्यों लिखवा रहे हैं? there will be two values of potential which is not possible because इक्विपोटेंशियल की डेफिनेशन ही फिर खराब हो जाएगी, इसलिए वो भी पॉसिबल नहीं है। ये 2 बातें सीख ली हैं आपने। अब मैं थर्ड बात की तरफ बढ़ रहा हूं, हटा दो, इतना आपको लिख लिया है आपने, आई हो। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो मैंने अभी अभी शुरुआत ही वहीं से की थी, लेकिन एक बार प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख देता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहीं से तो शुरुआत ही की थी हम लोगों ने पिछली पंच लाइन से, लेकिन फिर भी काम है लिखाने का, मैं बता रहा हूं, एक बार प्रूव भी करेंगे इसको एक बार फिर से। क्या बोला? फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल surface. Field is perpendicular to the equipotential surface. इस बात को जल्दी से एक बार प्रूफ कर लेते हैं। मान लिया ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। What is this? This is a equipotential surface. इस सरफेस पे मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो जरा देखना, परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अगर ये कोई कर्व्ड सरफेस है तो परपेंडिकुलर देखने के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है, ऐसे ही कुछ करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट या छोटे से सेपरेशन के 2 पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूं। कौन कौन से? ए और बी, विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इनके बीच का सेपरेशन मैं कितना मान रहा हूं? मान लिया है dr है। इतनी बात सुन ली है। ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, किस पर? किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है। dr इनके बीच का सेपरेशन है। इस लोकेशन पर, ए और बी की लोकेशन पर मैं फील्ड मान रहा हूं कितना है? E है। ए और बी की जगह पर, जहां पर ये ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, वहां पर फील्ड कितना है? E है। अब पास पास पॉइंट्स हैं तो फील्ड कांस्टेंट है। तो मैंने एक बात जानता था, dv इक्वल्स टू माइनस का E डॉट dr, सबको याद है। जरा a डॉट b की बात करें तो ये बनता है E dr cos थीटा, माइनस पहले से चिपका हुआ है। इतनी बात क्लियर है, ये dv के इक्वल आ गया। अब जरा एक बात बोलिएगा, ये dv क्या है? मैं इन 2 पॉइंट्स के बीच की बात कर रहा था। dv इन 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, dr इनके बीच का सेपरेशन, E क्या है? वहां पर फील्ड है। ये आपको याद है, यूज करना आता है। जरा बताना, dv पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है। वजह आप सबको पता है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, आप बोल सकते हैं, आपको थोड़ा मैंने रोका है। क्या वजह थी? सही है। जरा एक बात सुनना, E dr अगर मैं इधर डिनोमिनेटर में भेज दूं तो 0 हो गया, तो cos थीटा किसके इक्वल आया? 0 के इक्वल। cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, और cos में 0 वैल्यू कब आती है? थीटा कितना हो? 90 डिग्री। थीटा है किसके किसके बीच का एंगल? यहां पर जरा देखना, थीटा एंगल है E और dr के बीच का, यानी फील्ड और छोटे से नन्हे से डिस्प्लेसमेंट के बीच का, और वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये रहा, यानी कि फील्ड जो है
इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये हो गया परपेंडिकुलर। दिखा आपको? अब ऐसा मत कहना कि एरो बाहर ही लग सकता था, अंदर भी लग सकता है, वो एक डायरेक्शन ही बनानी है मुझे कि मैंने आउटवर्ड लगा दी, इनवर्ड भी लग सकता था। हालांकि अब मैंने लगा दिया है तो क्या पता चला कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। क्या यही तो इसकी टेंजेंट हुई? तो इसका मतलब ये हुआ वो इस सरफेस के कैसा है, फील्ड परपेंडिकुलर है। आई होप आप इतनी बात समझ गए हैं। 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं। एक और प्रॉपर्टी है, वो जबरदस्ती बनाई गई प्रॉपर्टी है। हटा दूं इतना? फोर्स प्रॉपर्टी पहले सुन लेना। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले रीजन में, रीजन कौन सा? स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होती हैं, डेंस होती हैं, और वीक फील्ड वाले रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस बकरी बकरी होती, कैसी होती हैं? दूर दूर होती हैं। सुन पाए बात? क्या सुना? अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग है जिस जगह पर, मान लिया इस रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगी। यहां पर अगर फील्ड वीक है तो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगी। एक बार लिख लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर dense in the region of strong electric field। इसका अपोजिट आप लिख ही सकते हैं, लेस डेंस कहां होंगी? जहां पर फील्ड वीक होगा। अब इस बात को एक बार समझने का, एक बार पहले मैं डायग्राम से शो कर दूं ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये एक पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी कैसी? कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स बनेगी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि चार्ज के पास फील्ड होता है स्ट्रॉन्ग, तो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी? पास पास। और चार्ज से दूर जाएंगे तो फील्ड कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी? दूर दूर। आई होप आप बात समझ पाए। जैसे जैसे मैं चार्ज से दूर जाते जाऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का सेपरेशन बढ़ते चले जाएगा। लेकिन ये बात अभी आधी लिखी है, आधी लिखी, मैं इसको पूरा कर देता हूं। पूरी बात ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की मैं बात कर रहा था। अब मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि ये जो डिस्टेंस है, जो हम बोल रहे हैं डेंसिटी कम और ज्यादा, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब मैं सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम लूं। बहुत बड़ा सेंटेंस बोल दिया मैंने, जरा लिखा हुआ पढ़ना। मैंने बोला ये वाली सरफेस 20 वोल्ट की है, पहली वाली। दूसरी वाली मैंने बोला 15 वोल्ट की है, ये 10 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की है। तो क्या सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में 5-5 वोल्ट का डिफरेंस है? सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में कितना कितना डिफरेंस है? 5-5 वोल्ट का। और जब ये बात सही होगी सिर्फ तभी ये फोर्थ प्रॉपर्टी करेक्ट होगी। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर डेंस इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात कब वैलिड है या कब सही है? जब सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस जिनको मैं कंसीडर कर रहा हूं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो? सेम हो। तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्या ऐड कर सकते हैं? ड्रॉन, जो बनाई गई हो विद सेम पोटेंशियल डिफरेंस आर डेंस इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आप जानते हैं एंड लेस लेस इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। तो ये लाइन मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी। अगर ये लिखी होगी आपके पास, हालांकि पेपर में क्वेश्चन आया है ये, और तब ये लाइन लिखकर नहीं आई है और पूछा गया था कि शो करिए
कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर डेंस इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर ये लाइन लिखी नहीं गई थी, तो आपको खुद से बना के लिखनी पड़ेगी। तो हालांकि मैंने ये बात लिखवा दी है, तो आप समझिएगा कि मैं इसको प्रूफ करता हूं एक बार जल्दी से, कि आपने इतनी बात समझ ली, कहना क्या चाह रहे थे ये। चलिए एक बात पे और गौर करना कि मैंने जब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये बनाई हैं, तो मैंने पहली को 20 दिया है, दूसरी को 15 दिया है, फिर 10, फिर 5, यानी पोटेंशियल डिक्रीज करता गया हूं। और ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया हवाबाजी में, ये कुछ सोच के लिखा है। पता है क्या सोच के लिखा है? ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, और हमें क्या पता है फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और एक बात कल सीखी थी, फील्ड की तरफ जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ड्रॉप और डिक्रीज एक ही बात है। फील्ड की तरफ जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है, डिक्रीज करता है। तो जरा देखना, पहले 20 था, फील्ड की तरफ आगे बढ़े तो 15, और आगे बढ़े तो 10, फिर और आगे बढ़ गए तो 5, डिक्रीज होते जा रहा है। समझ गए ना इतनी बात? तो ये मैंने हवाबाजी नहीं लिखी थी, इससे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है पेपर में। हालांकि इतना मैं अभी हटा रहा हूं यहां से, अब मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी से देखिएगा। मान लिया ये कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अब ये बार बार में लिखना पड़ता है मुझे, ये दो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए हैं, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। ऐसे ही एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है 3। ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, मान लिया किन्हीं दो सरफेसेस के बीच में ये 2 पॉइंट्स लिए, एक तीसरा पॉइंट भी ले लिया मैंने C। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी की कंसेक्यूटिव, किन्हीं दो कंसेक्यूटिव सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा मान रहा हूं, कांस्टेंट। यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी dV है, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी dV है। dV मतलब छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया है, इन दोनों के बीच भी और इन दोनों के बीच भी। और मैं क्या बोल रहा हूं, एक फॉर्मूला वही पोटेंशियल ग्रेडियंट dV इक्वल्स टू माइनस का E डॉट dr। अभी मैं डायरेक्शन फील्ड की कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो क्या बन गया E dr cos थीटा, थीटा मैंने मान लिया 0 है, निगलेक्ट कर दिया उसको, तो E dr बन गया। हम ले भी सकते थे उसको, ऐसी बात नहीं है, E dr बन गया। जरा बोलिएगा, क्या हम फील्ड की बात करेंगे, फील्ड की बात करेंगे। अच्छा एक बात सुनना, मैंने अभी भी बोला था किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस dV कैसा मान रहे हैं, कांस्टेंट। तो दिस टर्म इज कांस्टेंट। क्लियर है इतनी बात? हमने सभी सरफेसेस के बीच में क्या माना है, कांस्टेंट माना है। तो E क्या बन गया, dV अपॉन dr, और हालांकि किसका है, माइनस का है। अब मेरी बात सुनना, अगर dV कांस्टेंट है तो क्या फील्ड प्रोपोर्शनल है या फिर रेसिप्रोकल है dr के? फील्ड कैसा है, रेसिप्रोकल है dr के। dr क्या था, किन्हीं दो सरफेसेस के बीच का, A और B कहां है, दो अलग अलग सरफेसेस पर पॉइंट्स हैं, किन्हीं दो सरफेसेस के बीच का सेपरेशन था, किन्हीं दो के बीच का। अब r स्मॉल लिखा है तो ये जनरल वैल्यू है, हो सकता है यहां पर dr1 हो सकता है यहां पर कितना हो, r2 हो। तो फिलहाल मैंने क्या बोला कि ये सेपरेशन जो है, dr को हम क्या नाम दे दे रहे हैं, सेपरेशन, वो रेसिप्रोकल है फील्ड के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फील्ड बढ़ेगा, रेसिप्रोकल बात समझते हैं, अगर फील्ड बढ़ेगा तो ये सेपरेशन कैसा होगा, घटेगा। लाइन सुन पाई है? क्या लाइन बनी, अगर फील्ड इंक्रीज करेगा तो ये सेपरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह पर फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पर सेपरेशन कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का कम होगा। और यही बात तो लिखी थी कि स्ट्रांग फील्ड में ये डेंस होती है, डेंस मतलब पास पास होती हैं। आई होप आप इतनी बात सीख गए हो, पूरी बात समझा दूं कि इन सभी पॉइंट्स, ये हमने 3 सरफेसेस ली थी, ये तब वैलिड है जब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है। आई होप ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी आपने सीख ली हैं, बहुत जरूरी प्रॉपर्टीज थी ये। अब हम कुछ एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। हटा रहा हूं मैं इसको। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होते जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप दिख रहा है अभी।
ये एक आप समझ रहे होंगे कैसी सरफेस है, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है। इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q और इसकी रेडियस है R। R क्या है? इसकी रेडियस है। एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। सुन पाए इतनी बात? हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज लेकर चल रहे हैं। ये रहा एक चार्ज स्मॉल q, जो इससे फर्दर कितनी डिस्टेंस पर रखा है? r डिस्टेंस पर ही रखा है। सुन लिया इतना? क्या रखा है? एक चार्ज है, ये यहां रखा है। एक चार्ज ये कैपिटल Q यहां रखा है। ये कैसी सरफेस है? हेमिस्फेरिकल सरफेस है। आपको बताना ये है वर्क डन, ये कुछ पॉइंट मान लेते हैं C। इस चार्ज को Q को हम लेकर चले, कहां से? C से लेकर चले। एक बार आए A तक और अगली बार मैं इसी को लेकर गया B तक। तो आपको बताना यह है इन दोनों केसेस में जो मैं वर्क करूंगा उन वर्क्स के बीच क्या रिलेशन होगा, यानी कि वर्क डन फ्रॉम C टू A एंड वर्क डन फ्रॉम C टू B, C टू B और C टू A के बीच में क्या रिलेशन होगा। अब वो रिलेशन की बात मैंने कर दी तो कुछ इस तरीके से मैं बोल सकता हूं, या तो पहला ऑप्शन या तो ग्रेटर देन आपको बताना है, दूसरा है इक्वल टू और तीसरा है लेस देन। आई होप आप बात सुन पाए हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? आपको इन तीन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पॉज करिएगा वीडियो और फिर बताइएगा क्या सही है। आई होप क्वेश्चन तो क्लियर है। पहले अब बात करते हैं, आपने पॉज करके देख लिया है। मुझे बताना यह है वर्क डन के बारे में बात करनी है, किस केस में वर्क डन ज्यादा है। तो मैं वर्क डन की बात करूं, जैसे ही वर्क की बात करते हैं तो आपको याद आता है Q डेल्टा V, यही याद आता है। Q डेल्टा V की बात करेंगे तो Q पहले C से A की बात कर रहे हैं, ये लिखा है C टू A की बात कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? Q और डेल्टा V का मतलब फाइनल माइनस फाइनल यानी कि A, इनिशियल यानी कि C। VA माइनस VC कंफर्म है इतनी बार। ये किसके लिए बन गया? वर्क डन फ्रॉम C टू A। अब बात करेंगे वर्क डन फ्रॉम C टू B, क्या बनेगा? चार्ज है Q, डेल्टा V का मतलब फाइनल पोटेंशियल कहां पहुंचे? B पर। कहां से चले थे? C से। क्या आपने अब दो इक्वेशन, अब हमें इसे देख के पता करना है कौन सा वर्क ज्यादा है। अब मेरी बात सुनना, एक पंच लाइन बनेगी यहां से, बहुत बढ़िया गोल्डन लाइन बनेगी। क्या सुनना, जरा इन पॉइंट्स A और B को देखना। बहुत से लोग उसको जल्दी से कर भी चुके होंगे। A और दो तरीके से बोल सकता हूं, ये एक पॉइंट चार्ज है तो क्या ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। हमने बोला था ना सेंटर से रखे हुए चार्ज के लिए स्फेरिकल सरफेसेस जो होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई है। जिनको दिख गई है वो अपने लिए खुश होइएगा, इनको नहीं दिखी है तो वो दूसरे तरीके से भी देख सकते थे। इस चार्ज से यहां पर पोटेंशियल और यहां पर पोटेंशियल दोनों जगह सेम होगा, बिकॉज डिस्टेंस कितनी कितनी है? r। तो फिलहाल के लिए मैंने किस लॉजिक का ज्यादा यूज करना पसंद है? मुझे दोनों का ही पसंद है, कोई एक पर्टिकुलर चॉइस नहीं है। यानी कि A और B दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, तो क्या A और B दोनों जगह सेम है तो मैं दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं। तो मैंने B को भी क्या लिख दिया? A। क्या अब ये दोनों आइडेंटिकल ही तो हो गए? दिखाई दिया आपको? दोनों आइडेंटिकल हो गए हैं तो क्या लाइन बन गई? कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये वाला ऑप्शन सही हो गया। दिख पाई है इतनी बात? आई होप आप समझ गए हैं। तो अब यहां से मैं पंच लाइन की तरफ बढ़ रहा हूं। पंच लाइन सुनना, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, या फिर दूसरे वर्ड से बोलूं, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के पोटेंशियल्स सेम हो तो चार्ज को मूव करने का वर्क डन भी सेम होता है। कितनी बच्चों वाली बात बोल दी है साहब ने। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल होता है? डेल्टा V के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो वर्क डन भी सेम होगा। लेकिन ये बात शब्दों में जब लिख लेते हैं और उसको रोज एक बार पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या बोला मैंने? इफ पोटेंशियल एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर। अच्छा, इसका मतलब ये मत समझना
कि इन दोनों के पोटेंशियल सेम है। हाँ, गलत ले गए हैं आप मेरी बात, या फिर मेरे बोलने का सेंस आप गलत ले गए हैं। मैंने क्या बोला कि आपको दो सिचुएशंस दी गई हैं या कितनी भी सिचुएशंस दी गई हो, अगर हर सिचुएशन में इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम हो, जैसा कि यहां पर था, इनिशियल क्या है, सी है, फाइनल पॉइंट्स कौन से हैं, एक बार ए है और दूसरी बार कौन सा है, फाइनल पॉइंट बी है। तो एक बार हम सी से ए गए, एक बार हम सी से बी गए, बात सेंटेंस कुछ गलत रास्ते पर जा रहा है। सी से ए गए तो ये हमारा इनिशियल है और ये हमारे पॉइंट्स कैसे हैं, फाइनल है, आपको दिख रहे हैं, ये दोनों इनिशियल पॉइंट्स हैं, ये एक बार फाइनल पॉइंट्स हैं। इनिशियल सेम है तो इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल की तो बात ही खत्म, सेम ही हो गया। बात कर रहे हैं ए और बी की, क्या इन दोनों के पोटेंशियल्स भी सेम हैं? अब समझे, इन दोनों के पोटेंशियल्स भी कैसे सेम है, सेम है, बिल्कुल बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के पोटेंशियल हर केस में सेम होंगे तो हर केस में वर्क डन भी कैसा होगा, सेम होगा। तो इस सेंटेंस में करेक्शन के लिए बोले तो क्या लगाना पड़ेगा, इन ईच केस इफ पोटेंशियल एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, कब, इन ईच केस, देन वर्क डन will also be same, कब, in each case। आई होप इतनी सी बात आप सीख पाए हैं, पंचलाइन लिख ली है आपने और मतलब भी समझ गए हैं ईच केस का मतलब क्या है। हालांकि नहीं समझे तो मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूं। आई थिंक आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है, क्वेश्चन का आंसर समझ गए हैं, इक्वल आएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर चीजों को खत्म करते हैं। आई होप बहुत बड़ा लेक्चर वैसे ही हो गया है, ये स्पेशली कुछ लोगों की डिमांड पे किया गया है। कुछ लोग पहले से बड़ा लेक्चर बनाओ, कुछ लोग जानते हैं कौन है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं बड़ा लेक्चर बनाने की, पता चलेगा फिर देखते हैं बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे आगे। काफी कुछ सेटअप करना पड़ता है इसके लिए, काफी कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। ये आप जानते हैं क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है, यहां पर रखा है एक चार्ज कैपिटल क्यू और ये क्या है, इसका सेंटर है, दिस इज दी सेंटर। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई लोग इससे फैमिलियर भी हो सकते हैं। ये पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये कोई ऐसा ही जनरल सा बीच में पॉइंट है, और एक पॉइंट है सी। एक छोटे से क्यू चार्ज को हम एक बार ए से बी लेकर आए, फिर बी से सी लेकर गए। थोड़ा सा फीलिंग अच्छी वाली आई नहीं, आप कुछ गलत समझ सकते हैं। ये रहा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट सी, और देखने में आपको बता दूं ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, ये भी बता दे रहा। चलिए इस रास्ते पर जब हम लेकर आए तो अब आपसे पूछा ये गया है, फिर से वही कहानी, मैं दो बातें इसमें, दो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। पहला तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी बताइए कितना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, चार्ज को लेकर गया मैं पहले ए से बी, फिर कहां आया बी से सी, तो आपको बताना यह है कि वर्क डन फ्रॉम ए टू सी मैंने कितना किया, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये बोला है कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, एक बार मैं कहां लाया था, ए से बी तक, और दूसरी बार लेकर गया वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो आपको बताना यह है कि वही क्वेश्चन फिर से, कौन बड़ा होगा या क्या रिलेशन होगा इनके बीच में। तीन ऑप्शन फिर से हो गए हैं, ये बड़ा है, इक्वल है, या फिर छोटा है। सुन पाए हैं इतनी बात। और ये क्या लगा दिया है मैंने, मॉड का साइन, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन नहीं होती, साइन की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि प्लस माइनस की बात नहीं हो रही है। प्लस माइनस में आपको सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, वो आप खुद सीख सकते हैं वैसे तो सॉल्व करके। अभी सिर्फ इतना क्वेश्चन है, पहले इसकी बात करिएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी कितना होगा।
आंसर कई लोगों को देना चाहिए था कि आप बताएंगे कमेंट करके कितने लोग दे पाए थे मेरे बताने से पहले। ए टू सी की बात करें, क्या ए और सी दोनों स्फेरिकल सरफेस पर हैं? दोनों अगर स्फेरिकल सरफेस पर हैं और सेंटर पर कौन है, एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, तो क्या इस कैपिटल क्यू चार्ज के लिए ये सरफेस इक्विपोटेंशियल हो गई है? और आपको शायद याद होगा मैंने एक दिन बोला था कि हम जब वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज निकालते हैं तो पोटेंशियल सिर्फ किसका देखते हैं, जो चार्ज फिक्स होता है, जो मूव कर रहा होता है उसका पोटेंशियल नहीं देखा जाता। ये बात फिर रिकॉल करा दूं तो अब क्या बोला मैंने, ये कैपिटल क्यू है, इसकी वजह से क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई है। पहली प्रॉपर्टी हमारी, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, सी भी वहीं पर है, तो इन दोनों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। नहीं है तो वर्क डन कितना है, जीरो है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी कितना हुआ, जीरो हुआ। कंफर्म बात है। अब यहां पर आ जाते हैं, ये अभी अभी हमने एक बात सीखी, दो सिचुएशंस हो रही है मेरे पास, एक ए से बी तक, एक बी से सी तक, ठीक है। तो ए से बी वाली सिचुएशन में देखना, मेरा इनिशियल ए है और फाइनल कौन है, बी। कंफर्म। मैं एक तरफ लिख रहा हूं इनिशियल और एक, ये आपको बस समझाने के लिए, जरा देखना जल्दी से। यहां पर देख रहे हैं दो पॉइंट्स कौन है, बी और सी। क्या जरा ध्यान से देखना, अभी भी मैंने बताया था ए और सी कैसे हैं, सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं। तो चाहे मैं इसको ए बोलूं चाहे इसको सी बोलूं, तो यहां पर पॉइंट्स क्या हो गए, सी और बी। यहां पर पॉइंट्स क्या हो गए, सी और बी। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम होंगे तो वर्क डन भी कैसा होगा, सेम होगा। लाइन सुन पाए, पिछली प्रॉपर्टी लिखी थी, अगर अलग अलग सभी केसेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा तो वर्क डन भी कैसा होगा, सेम होगा। तो इन दोनों का वर्क डन कैसा आएगा, इक्वल आएगा। फिर से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सेकेंड ऑप्शन इज अगेन ट्रू। बात यहां तक क्लियर है। बट एक और बात यहां पर ऐड कर रहा हूं, क्या ये दोनों वर्ग मिलकर जीरो पोटेंशियल जीरो वर्क बना रहे हैं, दोनों मिल जाएंगे। अगर दोनों वर्क्स को ऐड कर दूंगा तो टोटल वर्क बन जाएगा। जरा एक बार देख लेना, मैं इसी लाइन को लिख दूं, कैसे लिखूंगा एक बार मैं जल्दी से देखना। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना बनेगा, क्यू डेल्टा बी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। इसको क्या लिखेंगे, क्यू पोटेंशियल एट सी, फाइनल पोटेंशियल कहां है, सी माइनस पोटेंशियल एट बी। क्या सी और ए मेरे पास आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं, सी और ए कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो मैं सी को किससे रिप्लेस कर दिया, ए से। अपनी कॉपी में अगले स्टेप में लिखना, सी को ए से रिप्लेस कर दिया। देखना दोनों में लगभग सेम है, बस माइनस साइन का डिफरेंस है। मैं अगर इससे माइनस बाहर निकाल लूं तो क्या बन गया, वी बी माइनस वी ए। तो क्या आप दोनों देख सकते हैं, आपको WAB और WBC मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, साइन कैसा है, अपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन कहां से कहां तक, फ्रॉम B टू C। और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो। तो आपने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बातें भी सीख ली। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूं। चलिए इतना बहुत ही ज्यादा हो गया, बाकी बातें कल करेंगे। कल हम डायपोल के लिए पोटेंशियल सीखने की कोशिश करेंगे, डायपोल के लिए पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। टिल देन एंजॉय करिए, पुराना रिवीजन करते रहिए। एक और बात बताइए, एक जरूरी बात आने वाली है थोड़ी देर बाद, अगर किसी डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो फील्ड क्या करने की कोशिश करता है, आंसर करिएगा। देखें आपको पुराना कुछ याद है या नहीं है, फील्ड क्या करने की कोशिश करता है। टिल देन ऑल द बेस्ट।